आपसे थोड़ा आराम से बाहर हो सकते हो, वाइड है ना तो। वाइड है। हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं आज का होस्ट आपका दोस्त यादव राहुल। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर परिमल आस्तिक, जो जिप्स हॉस्पिटल में सीईओ है, चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी किस प्रकार रही, उन्होंने जिप्स ज्वाइन किया तो उनका जिप्स का सफ़र किस प्रकार रहा। और तो सर मैं आपका वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। तो सर आप हमारी ऑडियंस को आपके बारे में पहले बताइए सर आप। जी धन्यवाद राहुल जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। बेसिकली मैं अभी जिप्स में एज ए सीईओ, जैसे इंट्रोड्यूस किया राहुल ने, वहाँ पे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑल ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस, देयर स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिकल एग्जीक्यूशन, एंड it includes the almost parts including the non-clinical operations 360 degree, employee management, people development, and public relations. तो सर आप जिप्स हॉस्पिटल में 2 साल से जुड़े हुए हो, तो आपके आने के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा जिप्स हॉस्पिटल में सर? देखिए, मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नहीं कहूँगा। ऐसा है कि जिप्स साइकियाट्रिक क्लिनिक एंड डी एडिक्शन सेंटर पहले से ही जाना जाता है कि साइकियाट्रिक का कैसे वो सिनोनियम्स, मतलब एक समानार्थी शब्द कहा जाता है कि गुजरात में कोई साइकियाट्रिक सर्विस अगर लेना चाहता है, अगर उन्होंने जिप्स का नाम नहीं सुना है तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो जिप्स पहले से ही करीबन 2007 से सर्विस दे रहा है। जिप्स में जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं वो पूरी तरह से कोशिश करते थे कि कैसे अच्छे से अच्छी उनको सर्विस दी जाए। मेरा ये मानना है कि मेरे आने के बाद जो फ़र्क आया है वो ये आया है कि जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, जो उनके एफर्ट्स ज़्यादा जाते थे, उसमें मैं कहीं ना कहीं उनको असिस्ट कर पाया हूँ, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पेशेंट सर्विस में ज़्यादा, जो उनको मेन उनका कोर वर्क था, जो वो करना चाहते थे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को सर्विस दे पाए, वो ज़्यादा कर पा रहे हैं। सर आप एज अ सीईओ जिस हॉस्पिटल में आप अपने आप को किस प्रकार देखते हैं सर? मैं अपने आप का ये जो मुकाम है उसको 2 अलग अलग नज़रिए से देखता हूँ। एक ये हो गया कि जब मुझे कुछ डिसीजन लेना है, जब मुझे अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से किसी को कुछ डिलीवर करना है, तब मैं अपने आप को सीईओ के पद पर देखता हूँ। बाकी का जितना भी काम है, मैं ये मानता हूँ मैं एक ये जिप्स परिवार का सभ्य ही हूँ। चाहे हमारे फ्रंट डेस्क में काम करने वाले सहकर्मचारी हो, हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले सहकर्मचारी हो, हमारे सफाई कर्मचारी हो या हमारे सुरक्षा कर्मचारी हो, हम जिप्स में कभी ये देखते ही नहीं है कि किसका क्या कैडर है। बस ये मानना है कि सबका अलग अलग कर्तव्य है, सबको अलग अलग अपने एक्सपीरियंस, उनकी जो निपुणता है अपने विषय में, उस हिसाब से अलग अलग काम दिया गया है, उसी हिसाब से बस डेडिकेशन के साथ समर्पित होकर वो काम करना है। तो मैं अपने आप को पोजीशन में कहीं पर भी ऐसा नहीं देखता हूँ कि मैं इसको चला रहा हूँ या कहीं पर भी मैं इसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरा कंप्लीटली ये मानना है कि इट इज़ अ टीम वर्क, और ये लिगासी तो ऑलरेडी साइकियाट्रिस्ट ने क्रिएट की हुई है, जिसको ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हुए भी ये चलने ही वाली है, क्योंकि मेन ये एथिक्स के बेस पर खड़ा है। जिप्स है वो मेनली एथिक्स के बेस पर खड़ा है कि एथिकली काम करना है। सादी भाषा में समझाए तो एथिक्स मतलब अगर कोई आता है, उनको दवाई की ज़रूरत है तो दवाई देना है। सिर्फ काउंसलिंग से उनका प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो मैंने कई बार साइकियाट्रिस्ट को सुनते हुए देखना है कि आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, काउंसलिंग से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको मुझे दिखाने की ज़रूरत है। ये शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई डॉक्टर सामने से मरीज़ को बता रहा है कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये रूटीन है भाई, ये जो आपको जैसे थॉट्स आते हैं ये ऐसी सिचुएशंस में आ सकते हैं, तो ऐसे उनको सिर्फ ये बता के भी भेजते हुए देखा है कि ये नॉर्मल है, इसको आप कंप्लीटली एज अ नॉर्मल सिचुएशन कंसिडर कर सकते हो और अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में। कभी कभी हम न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ स्कैम जैसा भी सुनते हैं, भले वो 1% से भी कम होगा। तो आज के टाइम पे लोग जिप्स को आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने मम्मी पापा या दादी दादा के पास कोई भी अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पूछ सकता है, वैसा ही कोई भी कभी भी जिप्स के दरवाजे पर आ सकता है और विदाउट हेसिटेशन उनको पूछ सकता है कि मुझे ये समस्या है,
और मेन इसमें होता है कॉन्फिडेंशियल रखना। तो अगर मेरा ही कोई कलीग आ जाता है यहाँ पे, तो वो बात भी निकालता है कि मेरा कलीग था एक पहले परिमल, वो यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो डॉक्टर मुझे बताएगा नहीं कि आपके कलीग आए थे, वो याद कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंप्रेशन रहेगी कि उसको साइकेट्रिक कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इतने लेवल तक का कॉन्फिडेंशियल है। वो मेरा दोस्त मुझे बताता है कि मैं इस डॉक्टर को दिखाने आया था जिप्स में और मैंने बात भी की थी तेरी। तो वो इतने लेवल तक का कॉन्फिडेंशियल रखना जानते हैं। बाकी जो बात रही उनके क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स, तो सब लोग जानते हैं कि जिप्स में अगर सीनियोरिटी वाइज देखा जाए तो एक ऐसे सीनियर काम करते हैं जिनका 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन साइकेट्री फील्ड है। बाकी के 5 से 7 साइकेट्रिस्ट ऐसे काम करते हैं जिन्होंने 3 डिकेड्स, 3 दशक से साइकेट्री में काम कर रहे हैं। और अगर पूरे 14 साइकेट्रिस्ट की मैं बात करूं तो उसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिनका एक्सपीरियंस मिनिमम उन्होंने 1000 प्लस पेशेंट्स का कंसल्टेशन ना किया हो। इवन इंडोर का प्रैक्टिस जो साइकेट्री में एक लिमिटेड होता है, फिर भी इंडोर का प्रैक्टिस मेरा ये मानना है कि कोई भी जूनियर से जूनियर साइकेट्रिस्ट ऐसा नहीं है जिप्स में जिन्होंने 200 से 250 पेशेंट इंडोर बहुत क्लोजली ना देखे हो। तो इतना एक्सपीरियंस मेरा मानना है कि गुजरात में ही नहीं, अगर अक्रॉस द इंडिया देखा जाए तो ये एक कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है और ये धीरे धीरे आगे अपना विस्तार बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान की जाए। सर, आफ्टर कोविड-19 पेशेंट में क्या बदलाव देखने को मिला, केसेस में क्या आई? बिल्कुल राहुल जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, कोविड एक ऐसी महामारी थी कि जिसके बारे में कोई वो यादें ताज़ा करना नहीं चाहेंगे। उस वक्त हमने देखा था कि लोगों की क्या समस्याएं थी। वो तो बात रही फिजिकल प्रॉब्लम्स की, बट जो लोग मेंटल स्टेट से पास हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो, सोशल, उनके जो लोगों से मिलना जुलना, जो अचानक से जो भारत जैसे देश में जहाँ उत्सव, जैसे फिलहाल ही कुछ दिनों पहले हमने होली का उत्सव मनाया, उससे पहले दिवाली, उत्तरायण, आप नवरात्रि, शिवरात्रि कुछ भी देखो, तो एक भारत ऐसा देश है जिसमें कुछ ना कुछ बार बार त्योहार प्रसंग आते रहते हैं। लोगों की एक फितरत सी हो गई है मिलना जुलना, खुशियां मनाना, और कभी कभी गम के मौके पर। कोविड महामारी पहली बार अभी जिस जनरेशन ने देखा वो ऐसा था कि आप खुशी में तो शामिल नहीं हो सकते, लोगों के दुख में भी शामिल नहीं हो सकते। वहाँ जाके आप देखोगे तो पता चलेगा कि किसी का अवसान हो गया है, आप फ्यूनरल में नहीं जा सकते। तो इस सिचुएशन को लेके जो मेंटल स्टेट में चेंजेस आए हैं, लोगों ने एक अलग ही तरह का प्रेशर खुद झेला है। अगर कोई जॉब कर रहा है, डेली वेजर्स, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या कि रोज का 500, 700, 800 रुपया कमाकर उनका घर चल रहा है। ऐसे केसेस में बाहर जाना ही नहीं है। और मेन समस्या तो ये है कि उसमें ये था कि पहले 21 दिन का लॉकडाउन, लोगों ने समझा चलो 21 दिन का कैसे भी करके मेहनत करके कुछ भी जुगाड़ करके सेट करते हैं, किसी से पैसा लिया, किसी से मदद मांग ली, अपना हौसला बढ़ाया। अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि जिसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने एक्सटेंड करना ही पड़े। लोगों के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। जितना एक्सटेंड किया जा रहा है उससे लोगों की उलझनें बढ़ रही है। अभी तो ऐसा हो गया कि कुछ अनिश्चित, कब वो खुलेगा पता ही नहीं। लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना नहीं है, ऐसा शेड्यूल कभी किसी ने देखा ही नहीं है। घर में सोशल डिस्टेंस रखना है। हर चीज़ जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऐसी चीज़ों की भी शॉर्टेज हो रही है क्योंकि कोई स्टॉक कर रहा है, जो लेने जा रहे हैं उसमें संभल कर उसको धो के खाना है, फिर भी उनको डर लग रहा है बाहर जाने में। रोज़ की चीज़ें जैसे कि दूध, दही, छाछ जैसी चीज़ें भी आना, उस पर काम करना। तो मैं मानूंगा कि पूरा साइकिल इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मेंटली डिप्रेस्ड होने लगे थे लोग। और ऐसे केसेस में इसको क्या नाम दे, इस उलझन को क्या नाम दे, ये परेशानी थी। और पोस्ट कोविड जो साइकेट्रिक में पीक आया है, हाइक आया है, क्योंकि हर चीज़ की इमीडिएट आपको पता नहीं चलेगी। कुछ चीज़ आपको 1 वीक के बाद पता चली, कुछ चीज़ आपको 1 महीने के बाद पता चली। और कोविड की आफ्टर इफेक्ट आज भी हम लोगों के मेंटल हेल्थ में देख रहे हैं। जो 2021 की हम बात कर रहे हैं वो आज हम 2025 में भी देख रहे हैं। और जिस हिसाब से लोगों की आदतें बदली, क्योंकि उसी वक्त लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन यूज़ किया,
घर में ही रहना है। उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए वो ज़्यादातर पहले से ही सब लोगों को देख रहे हैं कि जो फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं, सब घर में ही हैं, बाहर उनको आउटडोर में जाने का मौका नहीं मिला। तो आप देखो कि आज अभी 8-10 साल के, 5-7 साल के बच्चे, मतलब जो उस वक्त जिनका बॉर्न हुआ था, जो 1 महीने के थे, 6 महीने के थे, 1 साल के थे, जो 5 साल के थे, उन्होंने वो घर में माहौल देखा कि फ़ोन में दुनिया है, तो उस हिसाब से फ़ोन एडिक्शंस बढ़ रहा है। उसी वक्त बहुत बार रिलेशनशिप इश्यूज़ हुए, पति पत्नी में। पहले तो पत्नी काम पे चली गई या घर के काम में लग गई, पति ऑफिस चला गया, शाम को ही मिले, अभी कंटिन्यूसली एक दूसरे के सामने। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो मौका था कि ज़्यादा टाइम अपने एक दूसरे के साथ बिता पाए, और दूसरी तरह एक दूसरे के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स निकालना, एक दूसरे की नेगेटिविटी कि इसका ये है वो है, अनबन, कितनी अनबन हुई जिससे नहीं मिले उनके मन, और उसमें बहुत सारे झगड़े हुए। तो आप देखोगे उस केसेस के, उसके बाद आप डाइवोर्स के केसेस भी देखोगे तो कितने सारे बढ़े। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो जहाँ मानसिक स्वास्थ्य उनका कहीं ना कहीं वो संभाल नहीं पाए। वैसे ही बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई। तो मतलब कोई भी फैक्टर बाकी नहीं है। आप जो जो फैक्टर देखोगे, सास बहू की लड़ाई या बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच के रिलेशंस, क्योंकि कंटिन्यूसली पेरेंट्स घर पे हैं, अभी वो इमीडिएटली अपना नेचर चेंज नहीं कर पाए कि कैसे उसको फ्रीडम दी जाए, कैसे उसको स्पेस दी पाए। तो ये बढ़ता ही गया, और ये इतना बढ़ता गया कि आगे जाते जाते उनको ये नहीं समझ में आया कि कैसे इसको हैंडल करें, कैसे उसको मैनेज करें, जिसका आज परिणाम बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि साइकेट्रिक इश्यूज बढ़ रहे। और नहीं बचा जिनको लगा कि अब मैं फाइनेंशियली कैसे मैनेज करूँगा, तो बहुत सारे लोग एडिक्शन में चले गए, व्यसन में। किसी ने पूरे दिन तंबाकू चबाए गए, कुछ लोग स्मोकिंग करते गए, और कुछ लोग अल्कोहल, ड्रग्स जैसी चीज़ों में चले गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 360 डिग्री, हम सादी भाषा में बोलते हैं कि चारों दिशाओं, 10 दिशाओं से वो कहीं ना कहीं ऐसे अंदर ही अंदर दलदल में फंसते गए कि मानसिक स्वास्थ्य जो होना चाहिए वो नहीं मेंटेन कर पाए, जिसका सीधा इम्पैक्ट उनको अपनी क्रिएटिविटी, यानी कि ऐसी सोच जिसमें उनको नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, उस पर पड़ी। कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर ऐसा पड़ा कि पढ़ाई पे उनका इम्पैक्ट हुआ। अगर बच्चे हैं, स्कूल गोवर्स हैं, तो उनको वो ऑनलाइन स्टडी, उसकी वजह से ज़्यादा फ़ोन की आदत लग गई और स्टडी से कब बाकी की गेम्स में डाइवर्ट हो गए। तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, स्टूडेंट्स के खुद के लिए सब बड़ा चैलेंज। जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब जिनका एज 50-60 से अब था, रोज़ मंदिर जाना, बाग बगीचे में जाना, नेचर के बीच में जाना, वो सुबह चिड़ियों का आवाज़ सुनना, वो बहती नदी का पानी का आवाज़ सुनना, उसकी बजाय वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रूम में। तो उसकी भी इतनी ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है, जिसकी वजह से उनको पूरा अंदर ही अंदर ऐसा लगना कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों से अभी मिलना अच्छा नहीं लग रहा है, बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। उनका इम्पैक्ट उनके मेमोरी में भी हुआ है, याद शक्ति पे, जिसे धीरे धीरे वो भूलने लगे। और आज की फास्ट लाइफ में उनके बच्चे, उनके सन डॉटर, सन इन लो, डॉटर इन लो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अभी वो अकेलापन, लोनलीनेस, उसकी समस्या भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। सर क्या लगता है आफ्टर कोविड-19 जो मेंटल हेल्थ के प्रति लोग जागरूक हुए हैं या उस पे मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर वो अभी भी वही स्टिग्मा के साथ जी रहे हैं? नहीं, देखो मैं ये कहूँगा राहुल जी, पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों ने न्यू नॉर्मल लाइफ को एक्सेप्ट किया है, उस हिसाब से अपने आप को काफ़ी चेंज भी किया है। पर ये जो चेंज है वो उतने लेवल तक का नहीं आ पाया है जितना आना चाहिए था। आप देखो तो उससे जो मैंने समस्याएं आपको बताई वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें एडिक्शंस आ गए। लोगों को लगता है ये नहीं मैनेज कर पाता हूँ इसलिए मैं ये कर लेता हूँ, तो लोगों ने अल्टरनेटिव्स उसके ढूंढ लिए हैं, बट वो हेल्दी नहीं है, हेल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी चीज़ को आप हेल्दी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि किसी को लॉनलीनेस, अभी कोई है नहीं जिसके साथ बात करना पसंद नहीं है, तो फ़ोन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। कुछ, मैं ये कहूँगा कि 5% से कम लोग, 5% तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम लोग जिन्होंने योगा, मेडिटेशन, गार्डन में वॉक करना, सनलाइट का एक्सपोजर लेना, सुबह सुबह सनलाइट में जाना, या कहीं नेचुरल प्लेस में जाना, ट्रैकिंग करना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, ये पसंद किया है। बाकी से 95% से ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ों को रिप्लेस किया है जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से मेंटल हेल्थ सर्विस को प्रमोट करने के लिए क्या चैलेंजेस फेस करने में?
बिल्कुल। जो मानसिक स्वास्थ्य के फील्ड में हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात करें, तो मेनली ये समझना है कि हमें मार्केटिंग क्यों करना है। देखिए, इसमें चैलेंजेस वहाँ ज़्यादा आ जाता है। पहले तो हेल्थ केयर में मार्केटिंग वर्ड है, वो सही वर्ड नहीं है। उसको आप बोल सकते हो कि टू प्रीच। प्रीच करना मतलब प्रचार करना। आपको सही मायने में प्रचार करना है कि कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं आपके अस्पताल में उपलब्ध है। तो आपका वहाँ पे अहम कर्तव्य ये रहता है कि जैसे कि आपके अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें एक्सरे है, सोनोग्राफी है, एमआरआई है। अभी वो आसपास के लोगों में वो जागृति नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि वहाँ पे क्या क्या सुविधा है। तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर रहे हो। मार्केटिंग उस चीज़ की करनी पड़ती है जो चीज़ एसेंशियल यानी कि आवश्यक नहीं है और लोग उसका यूज़ करें, उसके लिए उसको प्रलोभन देना, वो एक मार्केटिंग हुई। हम स्वास्थ्य क्षेत्र में यानी कि हेल्थ केयर में मार्केटिंग नहीं करते। ये एसेंशियल है, जरूरी है आपके लिए। हमारे पास मनोचिकित्सक हैं, हमारे पास मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे पास उसके संबंधित दवाइयाँ हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रचार करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं और इस समय के दौरान आप कोई भी डॉक्टर का परामर्श के लिए आ सकते हो। तो जब हम ये बता रहे हैं तब मैं इसको मेरी भाषा में मार्केटिंग नहीं कहता हूँ। पर अगर हाँ, सिंपल ये जितने भी हिंदी शब्द हैं आज की जो इस जनरेशन है उसको ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो इंग्लिश वर्ड सुनते हैं। तो अगर मैं मार्केटिंग कहूँ तो आपका प्रश्न जो है उसका सीधा जवाब दूँ तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होता है स्टिग्मा, टैबू। मेंटल हेल्थ, जैसे कि एक फिजिकल हेल्थ का कैंप लगा है जिसमें फ्री में एक डेंटिस्ट आपके दांत चेक करते हैं, ईएनटी आपके कान, आपका नाक, गला चेक करते हैं, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपकी आंख चेक करते हैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन चेक करते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुशी खुशी अपने नेबर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, आप उसका वीडियो, फोटो, सेल्फी लेके पोस्ट भी करते हो। पर जब स्वास्थ्य के चेकअप की बात आती है तब हर कोई ये मानता है कि मेरा स्वास्थ्य सही है। अगर आज के समय में मैं थोड़ी देर के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी संस्था के आंकड़े को साइड में रख दूं तो मैं सीधा अपना मेरा निजी जो विचार है, जो मेरी समझ है, मेरा निजी अनुभव है वो बताऊं तो जिसमें मैं भी आ गया, ऐसे 20% से ज़्यादा लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि मैं मानसिक स्वास्थ्य से सही हूँ, पर कहीं ना कहीं आप मानसिक स्वास्थ्य से सही नहीं हो। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य में अगर किसी भी अस्पताल में जाना यानी उसका मतलब कि आप पागल हो। पागलपन है वो 500 से ज़्यादा जो रोग हैं उसमें से एक रोग है। अगर आपको तनाव रहता है, आपको चिंता रहती है, आपको डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ये सब जो भी अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं उसमें से कोई थोड़ा भी अंश है तो आपको मानसिक स्वास्थ्य के अस्पताल में जाके, क्लिनिक में जाके जो भी मनोचिकित्सक है उसको दिखाना चाहिए। तो सबसे बड़ी चैलेंज जो आपका क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य में ब्रांडिंग और मार्केटिंग में चैलेंजेस क्या रहते हैं, सबसे बड़ा ये रहता है जैसे ही हम जाते हैं, अगर किसी का अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, हम कितने सारे कॉर्पोरेट्स, आप देखो कि मैं ये मानता हूँ कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, मैं ये ओपनली कह चुका हूँ बहुत बार लाइव सेशन में जहाँ सामने 5000 से लोग मौजूद हो फिजिकली, और आज भी कहता हूँ वो हर एक कंपनी का लीडर, वो एम्प्लॉयर खुद पागल है अगर वो डायरेक्टली साइकियाट्रिक प्रमोट नहीं कर रहा है। ये हर कॉर्पोरेट का जिम्मेदारी होना चाहिए, ये हर गांव के सरपंच का जिम्मेदारी होना चाहिए, ये हर सोसाइटी के चेयरमैन का जिम्मेदारी होना चाहिए कि रेगुलर साइकियाट्रिक हेल्थ चेकअप करवाए, रेगुलर अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करे कि साइकियाट्रिक हेल्थ चेकअप रेगुलर बेस पे होना ही चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा है तो उसमें उसको जो लीड कर रहा है, उसमें जो भी लीडिंग पोजीशन पे है, वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की सोसाइटी को एक गैर मार्ग पर ले जा रहा है। क्योंकि जब रेगुलर साइकियाट्रिक चेकअप होगा आपको समझ में आएगा किसी को तनाव है, अभी तनाव है वो सब समझ में आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि आपका शुगर हाई है,
आप जब भी बीपी मेजर करते हो पता चलता है ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, वैसे ही साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपको समझ आएगा कि इसमें आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। ये ज़्यादा है तो ये क्यों है, उससे हिस्ट्री टेकिंग, जब वो अपना हिस्ट्री लेते हैं तो समझ आ सकता है कि आपकी जॉब एक रीज़न हो सकती है, आपका खुद का नेचर एक वजह हो सकता है, आपकी खुद की लाइफस्टाइल एक वजह हो सकती है। उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो आपको समझा सकते हैं कि अगर सिंपल स्ट्रेस आप बिगिनिंग लेवल पर हो तो आप योगा, मेडिटेशन, गार्डन में वॉक करो, ये सब चीज़ों से आपका काफ़ी उसका सॉल्यूशन आ सकता है। नेक्स्ट लेवल पर आपका काउंसलर्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कौन सी थेरापीज आपको हेल्प कर सकती है। तो धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारी, अगर वो स्ट्रेस को आपको वहीं आपने कंट्रोल कर लिया, स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं जिप्स के, वो आपने अटेंड कर लिया, समझ लिया, तो वो कभी डिप्रेशन बनेगा ही नहीं। बच्चा है तो वो बच्चा कभी ना कभी बड़ा होगा। जो स्ट्रेस हैं आज आपके उस लेवल पर हैं जो एक बच्चे के लेवल पर समझ रहे हो। अगर हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो जो एक एकदम चाइल्ड है, किड है, उसको आप बॉय बनने दे रहे हो, उस बॉय में से एक मेल एक बड़ा आदमी बन रहा है। तो सिमिलरली स्ट्रेस को अगर आप टाइमली शूट कर देते हो तो वो इश्यू कभी बड़ा बनता नहीं है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य में मैं ये मानता हूँ कि जो भी मानसिक स्वास्थ्य में काम कर रहा है साइकेट्रिक सेटअप में, चाहे वो खुद साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हो, उनको ये टाइम आ गया है, यही वक्त है कि पूरे जोश के साथ ब्रांडिंग, मार्केटिंग करना चाहिए। क्योंकि अभी भी लोग ऐसे ही हैं जैसे आज से सदियों पहले थे। मैं उन 80% से ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ जो इसको टेबू या